नमस्कार दोस्तों, जीके विद राकेश जांगीड़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्लास 6 का जो छठा अध्याय है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, वो हम करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक से राजस्थान की जो जियोग्राफी है उसका आधार या अपने कहें नींव है, उसका बुनियादी ढांचा तैयार होता है। चाहे राजस्थान की जलवायु हो, राजस्थान की मिट्टी हो, राजस्थान की खनिज हो, तो उन तमाम का जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो इसी टॉपिक पे ही डिपेंड है। तो लीजिए हम शुरुआत करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है कि शुरुआत करते हैं यहाँ से दोस्तों। राजस्थान का भौतिक स्वरूप दोस्तों, हालांकि टॉपिक बहुत डीपली है, लेकिन कक्षा 6 के लिहाज की दृष्टि से और अपने बिल्कुल बेस से करें, बेसिक करें, तो उस दृष्टि से इस टॉपिक को दोस्तों बेसिक कवर समझाया गया है और इसको हम उसी तरीके से ही और उसी वे में ही समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट है कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। तो राजस्थान में दोस्तों अरावली पर्वतमाला है जो संसार की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला में आ जाती है। राजस्थान का पश्चिमी भाग है मरुस्थलीय है। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में थार का मरुस्थल है दोस्तों, और राजस्थान के दक्षिण पूर्व में पठारी प्रदेश भी है। और अतः भू संरचना के आधार पर हम राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि राजस्थान के कुल कितने भौतिक भाग हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के कुल 4 भौतिक प्रदेश आ जाते हैं, जिनके क्रमशः नाम ये हैं: थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ जाता है। तो हम पहला दोस्तों पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। दोस्तों, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। तो इसकी जो स्थिति है दोस्तों, राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये स्थित है। और यह राजस्थान की 12 जिलों में, आपसे पूछ ले कितने जिलों में, 12 जिलों में 61% भूभाग पर फैला है। वापिस सुनिए, पहले आपसे स्थिति पूछेगा तो कहाँ पे है, ये पश्चिम के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में विस्तारित है। तो दोस्तों, ये 12 जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है। और राजस्थान देश के कुल, आपने पढ़ा था पिछले अध्याय में कि देश के कुल 100% या देश के कुल भूभाग का राजस्थान कितने पे फैला है दोस्तों। तो राजस्थान फैला है 10.41। लेकिन अब हम पढ़ें कि राजस्थान के कुल 100% में से थार का मरुस्थल कितने पे विस्तारित है। तो दोस्तों, थार का मरुस्थल है वो 61% भाग पर विस्तारित है। और यहाँ पे राजस्थान की 40% जनसंख्या दोस्तों निवास करती है। 61.11 पे फैला है, 40% यहाँ पे लोग रहते हैं। कितने जिलों में दोस्तों, ये 12 जिलों के अंतर्गत है। आगे सुनिए दोस्तों, यह जो थार का मरुस्थल है विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व है, अधिक पशु घनत्व है। दोस्तों, दूसरे जो मरुस्थल है जैसे कि सहारा मरुस्थल है, उन मरुस्थल की हम बात करते हैं तो उन विश्व के तमाम मरुस्थल की बजाय इस मरुस्थल में पशुओं का घनत्व भी ज़्यादा है और जनसंख्या घनत्व भी दोस्तों यहाँ का ज़्यादा है अन्य मरुस्थल की तुलना में। और यहाँ पे उन मरुस्थल की तुलना में यहाँ पे बरसात भी ज़्यादा होती है और खनिज की विविधता भी यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं तेल के, गैस के, जो प्राकृतिक गैस के भंडार है दोस्तों, वो यहाँ पे काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिले हैं। और वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा हैं दोस्तों अन्य मरुस्थल की बजाय। गौर करना, अन्य मरुस्थल की तुलना में यहाँ पे ज़्यादा हैं। और संसार का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो जैविक विविधता है दोस्तों, वो इसी थार के मरुस्थल में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो जैविक विविधता वाला जो मरुस्थल है दोस्तों, वो थार के मरुस्थल में है। और जैविक विविधता जो दिवस दोस्तों मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे जो बनाया जाता है, वो 22 मई को बनाया जाता है।
और संसार का सबसे ये युवा मरुस्थल भी है दोस्तों, यंग मरुस्थल भी है। सर्वाधिक जैव विविधता भी है, सर्वाधिक वनस्पति है, पशु घनत्व है, जनसंख्या घनत्व है, 40% लोग यहाँ पे रहते हैं, 12 जिलों में दोस्तों ये फैला हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल में भी शामिल है। आगे दोस्तों सुनिए, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल को भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। तो भारत का महामरुस्थल जो बड़ा एक विस्तारित भूखंड है, उसमें राजस्थान के 3 जिले मेनली आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। इसको भारतीय महामरुस्थल भी कहा जाता है। दोस्तों आगे सुनिए, इस मरुस्थल में रेतीली बलुई मिट्टी व रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। यहाँ की मिट्टी दोस्तों कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी है, और ये हवा के साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हीं को बालू का स्तूप या इन्हीं को दोहरे भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रेतीले दोहरे हैं जो रेतीली मिट्टी के हैं। जैसे हवा चलती है, हवा के साथ दोस्तों ये उड़ते रहते हैं और एक जगह जमाव लेकर के एक पिंड या एक टिल्ला बना लेते हैं, जिनको दोहरे कहते हैं। और ऐसे बालू का स्तूप दोस्तों गतिशील होते हैं। इन्हीं गतिशील बालू का स्तूपों को दोस्तों दरियन कहते हैं। तो ये बालू का स्तूप दोस्त तो दरियन भी कहलाते हैं। आगे सुनिए, थार के मरुस्थल को भारतीय विशेषता के आधार पे मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि व अंत प्रवाही प्रदेशों में बांटा गया है। तो दोस्तों अगली जो क्लास है उसमें आप पढ़ोगे कि थार के मरुस्थल के भी आगे चल के कई भाग हैं। इसमें बालू का स्तूप युक्त है, बालू का स्तूप मुक्त है, शुष्क थार का मरुस्थल है, अर्ध शुष्क है, नाली क्षेत्र भी दोस्तों इसमें है, और इसमें है नागौर का उच्च भूमि का क्षेत्र भी है, और लूणी नदी का गोड़वाड़ बेसिन भी इसमें आ जाता है। ये सारे जो भूखंड है वो थार के मरुस्थल की ही उपभाग दोस्तों कह सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 2 है अरावली पर्वतमाला है। तो अरावली पर्वतमाला दोस्तों ये थार का मरुस्थल आप देखोगे यहाँ पे मैप के अंतर्गत, भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आप देखोगे कि थार का मरुस्थल कितने फैला है? 61.11 पे फैला है। जनसंख्या कितनी रहती है? 40% यहाँ पे आबादी निवास करती है। जिले कितने आते हैं दोस्तों? इसमें 12 जिले आते हैं। 12 जिले दोस्तों ये है, 1 नंबर गंगानगर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर बाड़मेर, 5 नंबर जालोर, 6 नंबर पाली, 7 नंबर जोधपुर, 8 नंबर नागौर, 10 नंबर सीकर, 11 नंबर झुंझुनू, 7, 8, 11 नंबर झुंझुनू, और 12 नंबर दोस्तों इसमें आता है चूरू। दोस्तों हमने 9 नंबर काउंट नहीं किया था, तो 9 नंबर आप कह सकते हो वो आ जाता है कौन सा? हनुमानगढ़। वापिस सुन लीजिए, गंगानगर 1, बीकानेर 2, जैसलमेर 3, बाड़मेर 4, जालोर 5, पाली 6, जोधपुर 7, और ये नागौर 8, हनुमानगढ़ 9, और सीकर 10, झुंझुनू 11 और चूरू 12। तो इसका विस्तार दोस्तों कितने जिलों में है? 12 जिलों के अंतर्गत दोस्तों ये फैला है। दोस्तों थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त भी है और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बालू का स्तूप युक्त भी है, बालू का स्तूप मुक्त भी है। बालू का स्तूप दोस्तों टिल्लों को, दोहरों को कहते हैं। तो संपूर्ण थार के मरुस्थल में जो टिल्ले नहीं हैं उसमें कुछ भाग में टिल्ले हैं, उनको बालू का स्तूप युक्त कहते हैं। कुछ भाग में क्या है दोस्तों? रेतीले टिल्ले न होकर के वहाँ पे चट्टानी भूमि का क्षेत्र है, तो वो बालू का स्तूप मुक्त कहलाता है। तो हम बात करें कि बालू का स्तूप युक्त कितने पे है? 58.5 पे है। वापिस सुनिए, टोटल थार का मरुस्थल कितना था? 61 पॉइंट था दोस्तों। टोटल था 61.1% था दोस्तों। और टोटल 100% थार के मरुस्थल में बालू का स्तूप युक्त है दोस्तों 58.5, और बालू का स्तूप मुक्त है दोस्तों वो 41.5% आ जाता है। और 61 पे फैला है, 40% आबादी निवास करती है। जिले कितने दोस्तों? 12 जिले इसमें आ जाते हैं। अब इसके पश्चात आप देखोगे दोस्तों नंबर 2 है अरावली पर्वतमाला। तो दोस्तों ये जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से, जैसे आप दोस्तों देखोगे राजस्थान का जो क्षेत्र पड़ते हैं, राजस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत आप जानोगे तो अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है दोस्तों इस प्रकार से अरावली फैली हुई है।
तो दोस्तों इस प्रकार से अरावली फैली हुई है। ये सारा क्षेत्र अरावली का है। दिशा पूछी जाएगी तो दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो दोस्तों राजस्थान के मध्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली फैली है। और कितने परसेंट भाग पे फैली है दोस्तों? 9% में फैली हुई है। जबकि थार का मरुस्थल 61 और अरावली 9% में फैली है। जबकि दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की 10% आबादी निवास करती है। 10% यहाँ पे लोग दोस्तों निवास करते हैं। फैली दोस्तों ये 9 पे है। और दोस्तों यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जो गुजरात, जैसे राजस्थान के इस ओर गुजरात है, तो गुजरात के दोस्तों ये खेड़ बर्मा से शुरुआत होती है। और राजस्थान में दोस्तों इसकी शुरुआत होती है माउंट आबू से शुरुआत होती है दोस्तों। और राजस्थान में अरावली का दोस्तों जो अंतिम पॉइंट है वो है खेतड़ी झुंझुनू। तो माउंट आबू से शुरू होती है, खेतड़ी तक फैली है दोस्तों। और इस अरावली में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 13 जिले आते हैं। जबकि थार के मरुस्थल में दोस्तों 12 जिले आते हैं। थार के मरुस्थल में 12 जिले हैं, अरावली में 13 जिले हैं। अरावली फैली है 9% पे, थार का मरुस्थल फैला है 61% पे। थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है और अरावली में दोस्तों 10% जनसंख्या है वो निवास करती है। आगे आप देखोगे दोस्तों कि अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है दोस्तों। ये अरावली है गुजरात के खेड़ बर्मा से चलती है और जाती है राष्ट्रपति भवन तक जाती है दोस्तों। राष्ट्रपति भवन तक जाती है, दिल्ली तक है। और दोस्तों अरावली की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर है। लेकिन आपने दोस्तों पढ़ा था कि माउंट आबू से लेकर के खेतड़ी तक राजस्थान में दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 550। टोटल की 692 है, टोटल लंबाई 692 है। राजस्थान में कितनी है दोस्तों? 550 किलोमीटर ये लंबी है। अब देखोगे दोस्तों कि इसी अरावली पर्वतमाला में विशेष विभिन्न प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का वह कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं दोस्तों? तो अरावली के अंतर्गत है। और दोस्तों अरावली क्या करती है? थार के मरुस्थल को पूर्व की ओर जाने से रोकती है। जैसे आपने पढ़ा था कि ये अरावली फैली है और इधर दोस्तों क्या? थार का मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल को दोस्तों ये आगे बढ़ने से भी दोस्तों ये रोक रही है। एक काम ये भी कर रही है, यहाँ पे दोस्तों खनिज भी ज़्यादा है और राजस्थान में अरावली के क्षेत्र में वनस्पति भी ज़्यादा हैं। तो सर्वाधिक जो वन संपदा है वो अरावली में है। खनिज भी दोस्तों कहाँ पे है? अरावली में। और वनों में दोस्तों आदिवासी निवास करते हैं। तो अरावली के क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा है वो अनुसूचित जनजाति या आदिवासी लोग भी निवास करते हैं दोस्तों। और अरावली में सर्वाधिक है दोस्तों जड़ी बूटी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोक करके पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में बरसात करती है। और इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों। वो देखिए किस प्रकार से दोस्तों आप देखोगे कि ये जो क्रम है वो अरावली का है दोस्तों। ये जो क्रम है अरावली का है। और आप दोस्तों देखोगे कि पूर्व से मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये बंगाली खाड़ी का मानसून आता है, मानसूनी हवाएं आती है और ये सीधी टकराती है अरावली से टकराती है। अरावली से टकरा करके दोस्तों ये राजस्थान के इसी क्षेत्र में ज़्यादा बरसात करती है। तो दोस्तों हम यूँ कहेंगे ये जो अरावली पर्वतमाला है ये बंगाली खाड़ी के मानसून को रोकती है और राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा बरसात करवाती है। जबकि दोस्तों एक राजस्थान में आता है अरावली के साथ साथ मानसून, उसको कहते हैं दोस्तों अरब सागर का मानसून। और अरब सागर का मानसून है ये अरावली के साथ साथ चला जाता है। तो दोस्तों अरब सागरीय मानसून राजस्थान में ज़्यादा बरसात नहीं कर पाता क्योंकि वो अरावली को टकराता नहीं बल्कि अरावली के साथ साथ गुजर जाता है। और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है जो आपने पीछे पढ़ा था थार का मरुस्थल है वो वर्षा से रहित रह जाता है, वर्षा से हीन रह जाता है दोस्तों। अब आगे सुनिए कि इसी कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे दोस्तों ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पे है? सिरोही जिले में है दोस्तों। ये सिरोही जिले में है और माउंट आबू में है। इसकी दोस्तों ऊंचाई है 1722 मीटर है।
दोस्तों ये 1722 मीटर का है, लेकिन इसके ऊपर एक 5 मीटर का ऋषि दत्तात्रेय का आश्रम बना हुआ है। जब उसको हम जोड़ देते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727 मीटर है, जबकि मूल चोटी की दोस्तों जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। और यहाँ पे कर्नल टोड एक बार भ्रमण के लिए गए थे और गुरु शिखर पे काफी साधु संत बैठे थे, तभी कर्नल टोड ने इसे संतों का शिखर कह दिया। तो संतों का शिखर है दोस्तों वो गुरु शिखर ही है। आगे दोस्तों आप देखोगे जो तीसरा राजस्थान का दोस्तों भौतिक प्रदेश है वो है पूर्वी मैदानी भाग है। दोस्तों राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी नदियों के द्वारा निर्मित है। दोस्तों जो मैदान का निर्माण होता है या हम जो कहें बेसिन का निर्माण होता है कि नदी के द्वारा बिछाई गई मिट्टी से जो प्रदेश बनता है, जो क्षेत्र बनता है, उसको बेसिन कहते हैं, उसको मैदान कहते हैं। और पूर्वी मैदानी भाग में कौन कौन सी नदियां मिट्टी बिछाती है, मिट्टी लेके आती है? तो दोस्तों आप इसमें पढ़ोगे कि चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा और उनकी सहायक नदियों से जो प्रदेश बना है वो कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग है। और दोस्तों ये राजस्थान के 23% भाग पर फैला है और चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो चुका है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या फिर उत्खात भूमि भी कहते हैं। दोस्तों कैसे आगे देखोगे? दोस्तों ये देखोगे राजस्थान का जो मैदान बना है, मैदान बना है इसमें दोस्तों एक चंबल नदी का, जो चंबल नदी यहाँ पे मैदान बना रही है वो आ गया एक तो इसमें है। एक दोस्तों ये बनास नदी बनाती है, यहाँ पे मैदान बनाती है, बनास का मैदान है। और दोस्तों एक आप पढ़ोगे जयपुर से निकलती है, दौसा, भरतपुर तक जाती है और यूपी में यमुना में जाके मिलती है दोस्तों बाणगंगा। तो एक बाणगंगा नदी मैदान बनाती है, एक बनास नदी मैदान बनाती है, एक दोस्तों यहाँ पे माही नदी भी 56 का मैदान बनाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और एक चंबल नदी भी मैदान बनाती है। तो दोस्तों ये है पूर्वी मैदानी भाग। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण करने वाली नदी कौन कौन सी है वापिस सुनिए? माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी और कौन सी? बाणगंगा नदी है। जबकि दोस्तों हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की एक 12मासी नदी है जो पूर्णतया 12 मास बहती रहती है, लगातार बहती रहती है, तो अपने साथ है मिट्टी लेके चलती है, मिट्टी लेके चलती है, मृदा का अपर्दन करती है। और मृदा का जो अपर्दन सर्वाधिक दोस्तों होता है वो इन्हीं क्षेत्र में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में है। तो चंबल नदी है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे बनाती है। और इन्हीं बड़े बड़े गड्ढे को या इन्हीं उबड़ खाबड़ भूमि को दोस्तों क्या कहते हैं? उत्खात भूमि कहते हैं। ये दोस्तों लास्ट रीट भर्ती में पूछा गया था कि उत्खात भूमि है वो कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो वो चंबल नदी बनाती है। उत्खात भूमि भी कहते हैं, डांग भूमि भी कहते हैं, बीहड़ भूमि भी कहते हैं। और ये कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? ये चंबल नदी बनाती है। और दोस्तों इसके हम बारे में आप पढ़ोगे उत्खात के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दर्शाया है कि चंबल नदी दोस्तों पूरे साल बहती रहती है ना, तो बहती रहती है तो ज़मीन में इस प्रकार से नीचे बड़े बड़े 6 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक, 6 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक बड़े बड़े यहाँ पे नीचे है खाइयाँ, बड़े बड़े यहाँ पे गुफाएं बनाती है। तो इन्हीं गुफाओं को दोस्तों उबड़ खाबड़ भूमि को उत्खात कहते हैं, जो कृषि की दृष्टि से कहते हैं वो कोई काम नहीं आती, व्यर्थ भूमि है। और दोस्तों इस गड्ढे वाली भूमि की नीचे के जो दलदली क्षेत्र है, नीचे की जो मृदा है, उसको दोस्तों खादर कहते हैं। जियोग्राफी की भाषा में आप पढ़ो तो नवीन जलोढ़ मृदा से बना है उसे खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है दोस्तों वो क्षेत्र उसे बांगर कहते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को बांगड़, नवीन जलोढ़ मृदा से निर्मित क्षेत्र को दोस्तों खादर क्षेत्र भी कह देते हैं। जबकि ये जो उबड़ खाबड़ है दोस्तों, इसके जो ऊपर का क्षेत्र है, इसकी जो उच्च भूमि है ना, उच्च भूमि है, यहाँ पे घने जंगलों का विकास हुआ है दोस्तों, घने जंगल यहाँ पे विकसित हो गए हैं और उन्हीं को क्या बोल देते हैं? बीहड़ कहते हैं। और इन्हीं घने जंगलों के अंतर्गत है वो डाकू निवास करते हैं, इसे डांग क्षेत्र भी बोल देते हैं दोस्तों, इसे 10 युद्ध प्रदेश भी कहा जाता है।
और दोस्तों राजस्थान में ये जो बीहड़ भूमि है, बीहड़ भूमि का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों? तो राजस्थान में बीहड़ भूमि का विस्तार है वो 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों डांग का जो राजा कहते हैं वो धौलपुर को कहा जाता है, और डांग की जो रानी कहते हैं दोस्तों वो करौली को कहते हैं। तो डांग की रानी दोस्तों वो करौली है, डांग का जो राजा है दोस्तों वो धौलपुर है। और हम बात पढ़ें बीहड़ भूमि का विस्तार कितने दायरे में है दोस्तों? वो 28 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत दोस्तों ये फैला हुआ है। और ये बीहड़ भूमि कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो ये बनाती है चंबल नदी बनाती है दोस्तों। अब इसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत है डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? 2004 में चलाया गया है। और ये डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्तों कितने जिलों में चल रहा है? ये 8 जिलों में चल रहा है। आपसे पूछ ही ले कि डांग क्षेत्र कार्यक्रम कब चलाया गया? 2004 के अंतर्गत चलाया गया। डांग सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहाँ पे है दोस्तों? तो धौलपुर में है। और धौलपुर को डांग का राजा भी कहते हैं। डांग की जो रानी है दोस्तों वो करौली जिला है। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चला था? 2004 में चलाया गया था दोस्तों। और राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है दोस्तों? तो यह 8 जिलों में चल रहा है। 8 जिले आपसे पूछ भी ले तो सुनिएगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जबकि 4 तो ये हो गए, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। तो इस प्रकार से ये 8 जिलों में संचालित है दोस्तों। एक चीज और दोस्तों कि ये जो डांग नृत्य है दोस्तों ये वल्लभ संप्रदाय का नृत्य है। और राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है दोस्तों वो नाथद्वारा राजसमंद में है। तो दोस्तों जुड़े रहिए, बने रहिए जीके विद राखी जांगीड़ में। आगे देखते हैं दोस्तों कि वापस अब टॉपिक पे आते हैं कि हाँ हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में जो माही नदी बनाती है दोस्तों वो 56 का मैदान बनाती है। आपसे पूछ ले कि 56 का जो मैदान है वो कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? वो माही नदी बनाती है। 56 का मैदान है दोस्तों ये माही नदी बनाती है। सुन लीजिए 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा में है, जबकि 56 की जो पहाड़ी है दोस्तों वो बाड़मेर में है। और 56 की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे हलदेश्वर चोटी कहते हैं। सबसे 56 की सबसे ऊंची पहाड़ी है उसको हलदेश्वर चोटी कहते हैं। और हलदेश्वर चोटी पे दोस्तों दुर्ग बना है, वो सीवाणा का किला बना है। सीवाणा का दुर्ग है वो 56 की पहाड़ी की हलदेश्वर चोटी पे है। 56 का मैदान कहाँ पे है दोस्तों? तो 56 का जो मैदान है वो बांसवाड़ा के अंतर्गत बना हुआ है। और 56 का मैदान कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? तो यह बनाती है माही नदी बनाती है। अब दोस्तों आप इसके बारे में हम पढ़ ही रहे थे मैप के अंतर्गत, तो सुन लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश कितने में फैला है? 23% में फैला है। कितनी आबादी रहती है? 39% आबादी रहती है। कितने जिलों में है? 10 जिलों में है। जबकि थार का मरुस्थल 61 में फैला है। जनसंख्या थी 40, जिले थे 12। जबकि अरावली 9 पे फैली थी, 10% जनसंख्या निवास की थी। और अरावली में जिले दोस्तों कितने थे? 13 जिले आ गए थे। अब दोस्तों अंतिम भौतिक प्रदेश है वो है, आप देखोगे इसके पश्चात है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये आप मैप में देखोगे दोस्तों। ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, जिसको हाड़ौती का क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश दोस्तों ये इसके अंतर्गत आ जाता है। ये क्षेत्र इसमें भी आता है। आप देखोगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी राजाओं के कारण हाड़ौती भी कहते थे दोस्तों। तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ना, इसका प्राचीन नाम है हाड़ौती, क्योंकि यहाँ पे हाड़ा चौहानों ने राज किया था।
राजस्थान के यह 7% भाग में फैला है। राउंड फिगर में आप कहोगे ना दोस्तों तो ये 6.89 में फैला है, 6.89, या राउंड फिगर में यह 7% में फैला है। और दोस्तों इस पठारी प्रदेश की जो मिट्टी है वो लावा से बनी है। धीरे धीरे जो मानवीय क्रियाकलाप से घिस करके जीर्ण शीर्ण हो करके ये काली मिट्टी में तब्दील हो चुकी है। तो यहाँ की जो दोस्तों जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। कोटा संभाग है, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा संभाग की दोस्तों वो मिट्टी है, काली मिट्टी है। और कोटा का ही काला रंग का पोमचा प्रसिद्ध है, जिसको काला पोमचा या चीड़ का पोमचा भी कहते हैं। काली कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री भी दोस्तों वो कोटा की ही प्रसिद्ध है। और ये जो दोस्तों काली मिट्टी है वो कपास की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, कपास की फसल के लिए। और पीछे दोस्तों आपने अध्याय पढ़ा था प्राचीन सभ्यताएं और कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। जबकि कपास के लिए जो बेस्ट मिट्टी है दोस्तों वो काली मिट्टी मानी जाती है। राजस्थान के आप दोस्तों अन्य पठारों में पढ़ोगे तो सिरोही में उड़िया का पठार दोस्तों, सिरोही में उड़िया का पठार दोस्तों जो ऊंचा होता है वो उड़ता है, ऊंचा होगा वही उड़ेगा। तो सबसे ऊंचा जो पठार है दोस्तों वो कौन सा है? उड़िया का पठार कहाँ पे है? सिरोही के अंतर्गत है। और उदयपुर राजसमंद में बोराट का पठार, थोड़ा ये डाउट करता है मैंने दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 2 पठार हैं, एक भोराट है और एक भोमट का पठार। भोराट का पठार, भोमट का पठार, दोनों की बात करेंगे दोस्तों तो दोनों पठार का अंतिम जो बिंदु है उदयपुर में। बोराट का अंतिम बिंदु उदयपुर, भोमट का अंतिम बिंदु उदयपुर। लेकिन ये दोस्तों पजल करता है शुरुआत को लेकर के, कंफ्यूज करता है दोस्तों। तो देखो भो से मैंने यहाँ पे दोस्तों भो काट दिया, ठे से मैंने ठे काट दिया, बच गया रा। तो रा वाला रा से शुरू हुआ, रा वाला रा से शुरू हुआ, राजसमंद से उदयपुर। देखो दोनों के लास्ट में उदयपुर तो आ ही रहा है, तो ये जटिल, ये आप में कंफ्यूज पैदा नहीं कर रहा। कंफ्यूज पैदा करेगा शुरुआत कहाँ से होता है। बोराट में राव से बोले राजसमंद से शुरू हो गया, तो बोराट राज से राजसमंद से शुरू हो गया। अब बच क्या आ गया? भोमट। भोमट में हम पढ़ेंगे सिरोही से, जो सिरोही से उदयपुर तक जाता है वो भोमट का पठार है। जो राजसमंद से उदयपुर तक जाता है दोस्तों वो बोराट का पठार है। अब दोस्तों है जलवायु व ऋतु चक्र है। तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित होना है, समुद्र तल से हमारी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। अरावली की स्थिति आपने पढ़ ली थी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो अरावली की स्थिति भी हमारे जलवायु चक्र को प्रभावित करती है। और राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु दोस्तों उपलब्ध है। यहाँ पे 5 प्रकार की जलवायु दोस्तों उपलब्ध है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जो 5 प्रकार की जलवायु दोस्तों वो ये है, देखिए 0 से 20 सेंटीमीटर जहाँ पे बरसात होती है दोस्तों वहाँ की शुष्क जलवायु है। जैसे राजस्थान के थार के मरुस्थल में जो महान मरुस्थल है यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर बरसात होती है, तो दोस्तों ये शुष्क जलवायु में आती है। 20 से लेकर के 40 सेंटीमीटर की जो बरसात होती है दोस्तों वो अर्ध शुष्क में आती है। जैसे शेखावटी का प्रदेश है, जोधपुर है, गोड़वाड़ जो प्रदेश है दोस्तों ये राजस्थान का अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। जबकि जो महान मरुस्थल है दोस्तों वो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। और अरावली का दोस्तों जो बेल्ट है वो उप आर्द्र में आता है। तो अरावली का जो क्षेत्र है दोस्तों वो उप आर्द्र में आता है। पूर्व का मैदानी प्रदेश दोस्तों ये आर्द्र जलवायु में आता है। और हाड़ौती का जो पठार है दोस्तों ये अति आर्द्र में आता है। तो 0 से 20 सेंटीमीटर में शुष्क बरसात, 20 से 40 में अर्ध शुष्क बरसात, 40 से 60 में उप आर्द्र बरसात, 60 से 80 में आर्द्र बरसात और 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर में दोस्तों अति आर्द्र वर्षा होती है, जैसे हाड़ौती के पठार के अंतर्गत है दोस्तों। अब दोस्तों आप देखोगे इसके पश्चात है कि राजस्थान में, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून तक की है, वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक की है, शीत ऋतु दोस्तों अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक पाई जाती है। तो हम बात करें दोस्तों पहले ग्रीष्म ऋतु की है, गर्मियों की ऋतु है।
इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। जून के महीने की बात करते हैं तो टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पे 40 से 50 डिग्री रहता है। और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू आदि जिलों में टेम्परेचर है वो 45 से 50 डिग्री तक जाता है। और थार का मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में आता है और एक रेत जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। इसी कारण यहाँ पे दिन का तापमान बढ़ जाता है, रात का तापमान कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। सुनिए दोस्तों कैसे। दोस्तों आपने पढ़ा था कि थार का मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल है और थार के मरुस्थल में मैं शॉर्ट में लिखता हूँ आरबी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है, व्यर्थ मिट्टी है, अनुपजाऊ मिट्टी है। और क्या है, गर्मियों के अंतर्गत है। जून के महीने में जैसे ही सूर्य तपता है तो ये रेतीली बलुई मिट्टी की प्रवृत्ति क्या होती है कि ये मिट्टी है सूर्य की तपन को पाकर के जल्दी उग्र यानी कि गर्म हो जाती है। तो मतलब इसका टेम्परेचर दिन में जाता है 40 से 45 या 50 डिग्री जाता है और रात को क्या दोस्तों ये उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो दोस्तों यहाँ का दिन का टेम्परेचर जाता है 50 डिग्री तक और रात का टेम्परेचर जाता है दोस्तों 22 से लेकर के 23 डिग्री तक जाता है। तो आधा फर्क आ गया, यानी कि तापमान में अंतर आ गया। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो दैनिक तापांतर है दोस्तों वो पश्चिमी क्षेत्र का है। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जो दैनिक तापांतर है वो किस जिले का है दोस्तों, वो जैसलमेर का है। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं कि एक दिन में जो टेम्परेचर में जो उतार चढ़ाव आया है वो अंतर है वो जैसलमेर का है। लेकिन अब सुनिए गौर से कि राजस्थान का पूरे साल में सबसे गर्म जिला दोस्तों वो चूरू है, पूरे साल में सबसे ठंडा जिला दोस्तों चूरू है। तो सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू। तो अब प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है, सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है दोस्तों वो चूरू का प्रसिद्ध है। सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है दोस्तों वो जैसलमेर का है। आगे देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों कि सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर है वो जैसलमेर का है, सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर है दोस्तों वो चूरू का ज़्यादा है। रीजन है रेतीली बलुई मिट्टी है दोस्तों। और दोस्तों सर्दियों के अंतर्गत क्या है, ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में सबसे अधिक ठंडा स्थान रहता है। क्योंकि दोस्तों ये जो टेम्परेचर है ये जलवायु है ऊंचाई को प्रभावित करती है। जैसे कि बात करते हैं कि हम समुद्र तल से 165 मीटर ऊपर जाते हैं, 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर है वो कम होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। मैप में देखिए दोस्तों। अब ये दोस्तों थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है दोस्तों। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है महज 200 से 300 मीटर। और ये सिरोही पढ़ते हैं तो सिरोही क्षेत्र की ऊंचाई दोस्तों, सिरोही की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे माउंट आबू है, गुरु शिखर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर ऊंचा है। तो सिरोही तो दोस्तों 1700, गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा है और थार का मरुस्थल 200 मीटर ऊंचा है। और हम समुद्र तल से अगर हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों वो कम होता है। जैसे थार के मरुस्थल में हम जैसे 200-300 मीटर तक गए हैं तो 2 डिग्री टेम्परेचर गिरा है। लेकिन देखो आप 1722 मीटर आप ऊपर जाओगे तो कितना टेम्परेचर वो गिरेगा। अतः सीधी सी बात है कि राजस्थान में सबसे जो कम तापमान रहता है, सबसे ठंडा रहता है दोस्तों वो माउंट आबू सिरोही है। और गर्म रहना है जाहिर सी बात है वो थार का मरुस्थल है। आगे आप देखोगे दोस्तों कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म धूल भरी आंधियों को लू कहते हैं दोस्तों। तो गर्म आंधियों को, धूल भरी आंधियों को लू कहते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधी दोस्तों श्री गंगानगर में आती है। और गंगानगर में आंधी आती है वो कितने दिन आती है, 27 दिन आती है। जबकि दोस्तों 2 नंबर पे जो हम पढ़ेंगे जिला है वो हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में जो आंधी है दोस्तों वो 25 दिन आती है। जबकि सबसे कम जो आंधियां दोस्तों वो आती है वो झालावाड़ में आती है, 3 दिन, मात्र 3 ही दिन रहता है। और इन आंधियों की बात करते हैं, इनकी स्पीड दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है दोस्तों ये। अब है दोस्तों वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु है,
तो राजस्थान की 90 से लेकर 95% तक वर्षा इस ऋतु में प्राप्त होती है, वर्षा ऋतु में प्राप्त होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के बीच में होती है। और यहाँ पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से बरसात होती है, और राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से सबसे ज़्यादा बरसात होती है, जो कि पूरी राजस्थान प्राप्त करता है। दोस्तों आपने पढ़ा ही था पीछे कि जैसे राजस्थान के अंतर्गत ये जो अरावली है, तो राजस्थान में दोस्तों ये अरावली की सीक्वेंस है, और पूर्व से आता है दोस्तों ये बंगाली खाड़ी का मानसून है। तो बंगाली खाड़ी का मानसून दोस्तों अरावली से टकराता है और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बरसात ज़्यादा करता है, और इसी के कारण दोस्तों राजस्थान के हाड़ौती पठार में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, झालावाड़ में है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बरसात करता है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का मानसून, और सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है दोस्तों वो झालावाड़ में होती है, सर्वाधिक बरसात होती है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों वो माउंट आबू है, और माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, जबकि झालावाड़ में दोस्तों 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर बरसात होती है। अब दोस्तों इसके पश्चात हम देखेंगे बंगाली खाड़ी के मानसून में राजस्थान में ज़्यादा बरसात होती है, पूर्वी मानसून में ज़्यादा बरसात है, पढ़ लिया आपने। अरब सागर के मानसून से अधिकांश दक्षिणी राजस्थान में बरसात होती है, सर्वाधिक बरसात झालावाड़ में होती है 100 सेंटीमीटर, और राजस्थान में सबसे आदर जिला मानते हैं झालावाड़ को मानते हैं। और राजस्थान में दोस्तों सबसे कम बरसात वो जैसलमेर जिले में होती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे कम बरसात जैसलमेर में, सबसे ज़्यादा दोस्तों वो झालावाड़ में होती है। और राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है दोस्तों वो माउंट आबू है, और माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर बरसात दोस्तों कम होती जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम देख लीजिए, दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम ये है राजस्थान में, राजस्थान में ये है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी भाग से ये है उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे दोस्तों बरसात कम होती जाएगी दोस्तों, यहाँ पे बरसात है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाएंगे दोस्तों यहाँ पे बरसात है कम होती जाएगी। दोस्तों अरब सागरीय मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है बांसवाड़ा में प्रवेश करता है, और राजस्थान में इसी अरब सागरीय मानसून सर्वाधिक बरसात इसी दक्षिणी क्षेत्र में करता है। तो राजस्थान के दक्षिण के जो ज़िले हैं वो सर्वाधिक लाभान्वित है, वो अरब सागरीय मानसून से हैं, और ये अरब सागरीय मानसून दोस्तों अरावली के साथ साथ चला जाता है, और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा बरसात नहीं कर पाता। अब दोस्तों इसके पश्चात हम देखेंगे कि मानसून का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वो बांसवाड़ा को कहते हैं। वापिस सुनिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहते हैं, मानसून का प्रवेश द्वार दोस्तों वो बांसवाड़ा को कहते हैं। और इसके पश्चात है दोस्तों शीत ऋतु है। दोस्तों आप पढ़ोगे शीत ऋतु के बारे में। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत काफ़ी ठंडी हो जाने से 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी कुछ स्थानों में कम हो जाता है, माइनस में भी जाता है, जैसे फतेहपुर साइड का है दोस्तों। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे अधिक ठंडा रहता है, ऊंचाई के कारण। मैंने आपको पीछे बताया था कि माउंट आबू बहुत ऊंचा है, और जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे तो टेम्परेचर है वो गिरता जाएगा। तो सबसे ठंडा स्थान दोस्तों माउंट आबू है। माउंट आबू को राजस्थान का वर्खोयांश भी कहा जाता है, वर्खोयांश भी कहा जाता है। और आगे देखिए, इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, मंद मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बहुत बढ़ जाती है दोस्तों। और सुनिए, यह भी जानिए इसमें है कि भारत में शीत ऋतु में सर्दियों में जो बरसात होती है दोस्तों उसे मावठ कहते हैं। और दोस्तों ये बरसात है वो भूमध्य सागर से उठती है, मानसून भूमध्य सागर से उठता है और पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है, तो इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं, इसे मावठ भी कहते हैं। और ये चक्रवात भूमध्य सागर से उठते हैं और राजस्थान में दोस्तों ये उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हैं। और जनवरी में दोस्तों ये बरसात ज़्यादा होती है, और इसी सीजन में रबी की जो फसलें होती हैं
महत्वपूर्ण गेहूं की फसल के लिए दोस्तों ये गोल्डन ड्रॉप कहलाती है। वापिस सुनिए मावठ के बारे में कि दोस्तों मावठ है दोस्तों ये जो बरसात है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बरसात करती है और ये जनवरी के महीने में दोस्तों ये ज़्यादा बरसात होती है। सर्दियों में होने वाली इस बरसात को दोस्तों मावठ कहते हैं और ये गेहूं के लिए दोस्तों गोल्डन ड्रॉप कहलाती है। तो ये दोस्तों कुछ से महत्वपूर्ण टॉपिक था इसी अध्याय का, हमारे भौतिक प्रदेश का है, जिसमें कुछ शब्दावली है। बंजर कहते हैं अनउपजाऊ भूमि को जहाँ पे रेतली बलुई मिट्टी है। बीहड़ कहते हैं चंबल नदी के जो ऐसे गर्त बने हैं, गड्ढे बने हैं, उनको बीहड़ कह देते हैं। और मानसूनी हवाएं, ऋतु के अनुसार अपनी दिशाएं बदलने वाली हवाओं को मानसूनी हवाएं बोल देते हैं। अपर्दन, जल या पवन के द्वारा मिट्टी का कटाव होना है, जैसे कि चंबल नदी जो मिट्टी का कटाव करती है दोस्तों, उनको अपर्दन भी कह देते हैं। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। आपने अरावली पढ़ा है, मैदान पढ़ा है, थार का मरुस्थल पढ़ा है, लेकिन हिमालय स्थित नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो वो गुरु शिखर है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए।